शीतोष्ण कटिबंध। ध्यान देना, जो लोग आज ही आए हैं वो बस 5 मिनट के लिए रिलैक्स रहें। ठीक, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आ जाएगी, वो मेरी टेंशन है। बस 5-7 मिनट के लिए इन जमूरों को लिखा दूँ, उसके बाद में करवा देंगे सर। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए भाई लोग और दीदी लोग? बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ, थोड़ा सा मेरे लिए भी रो देना। ये कर्क, ये मकर, और यहाँ पर है आर्कटिक, और ये है एंटार्कटिक। यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 साउथ, यही बात है। ठीक है, ये 0 डिग्री अपना हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की, तो शीतोष्ण कटिबंध में बेसिकली आ जाता है ये वाला सेक्शन। तो हम अगर डिग्री में बोलेंगे तो दोनों गोलार्धों में कहाँ से कहाँ तक, 23.5 से 66.5 अगर डिग्री में बोलेंगे तो। और अगर रेखाओं के आधार पर बोलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा से एंटार्कटिक रेखा के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र आ जाएगा किसमें, शीतोष्ण कटिबंध में, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया का भी कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा किस में आएगा, ये वाला हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में ही आएगा। तो लिख लो, थोड़ा सा इसमें लिखोगे, दोनों गोलार्धों में साढ़े 23 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र। आगे वो नहीं लिखना है क्या, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, वही तो लिख रहा है, और उसको बार बार कहलाने से क्या हो जाएगा। हाँ, अगला अगला लिखोगे इसमें, अगले पॉइंट शुरू करो। भारत का वह भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत का वह भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारत का वह भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब एक बात समझ लो, ध्यान दोगे यहां पर, मान लो ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, अपन ने पढ़ा है, इनके बीच से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। अब इन्हीं राज्यों का कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग तो किस में आएगा, शीतोष्ण में, और इन्हीं राज्यों का कर्क रेखा के नीचे वाला भाग किस में आएगा, उष्ण कटिबंध में। मतलब बेसिकली भारत के वे 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन 8 राज्यों का संबंध उष्ण कटिबंध से भी है और उनका संबंध शीतोष्ण कटिबंध से भी है। तो एक तरीका तो वो सिंपल है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और दूसरे तरह से कैसे बोलेंगे वो अब समझ में आ गया होगा, जो मैं कल बोल रहा था कि भारत के ऐसे राज्यों की संख्या बताइए या नाम बताइए जिनका संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से। तो समझ में आ गया कौन से राज्यों की बात कर रहा है, यही वो 8 राज्य हैं। ठीक, तो लिखो, भारत के वे 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के वे 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, उनका संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण, उनका संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से है।
उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से। ये लाइन जो लिखी है बात समझ में आ गई क्या है मामला। अब शीतोष्ण कटिबंध के बाद में बात कर लेते हैं, ये दूसरा वाला कटिबंध हो गया। अगला आ जाएगा तीसरा, कौन सा है, शीत कटिबंध। ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, चाहे डिग्री देख लो चाहे रेखाओं के आधार पर देख लो। डिग्री में देखेंगे तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, दोनों गोलार्धों में कहाँ से कहाँ तक 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच का संपूर्ण क्षेत्र किस में आ जाएगा, शीत कटिबंध में आ जाएगा। रेखाओं के आधार पर बोलेंगे तो इधर आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव, और यहाँ एंटार्क्टिक रेखा या एंटार्क्टिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र। तो लिख लो इसको, दोनों गोलार्धों में गोलार्ध मतलब समझ रहे हो ना, आधा गोला, ऐसे समझ लो, ये वाला गोला और ये वाला गोला, गोला अर्ध गोलार्ध। दोनों गोलार्धों में ये लिखोगे 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र। धन्यवाद। दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र। आगे इच्छा कर रही तो लिख लो, शीत कटिबंध कहलाता है। ये बात हो गई। अब अगला पॉइंट लिखोगे, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। देखिए कौन पहले लिखता है। शाबाश। बहुत सारे तो पता लगा मुझसे पहले लिख के बैठ जाएंगे, हमें पता है मास्टर क्या लिखेगा, हमने लिख लिया, ये भी ठीक है। हो गया ये। मैंने आपको कटिबंध वगैरह लिखवा दिया, क्या है क्या नहीं है, कटिबंध क्या होते हैं, जलवायु क्या होती है, लिखवाया मैंने कि नहीं लिखवाया, अभी तक लिखवाया होगा ना, नहीं लिखवाया तो आया मैं, बोलो। लिखो नोट डाल के, 500 रुपये वाला बंद हो गया, नहीं वही लिखवाता था पहले मैं, नोट ही बंद हो गया। जलवायु आधे लाइन की परिभाषा है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है समझने के लिए भी, और एग्जाम में परिभाषा भी पूछी जाती है। तो लिखोगे 30 से 40 वर्षों, 3 से 4 दशक, दीर्घकालीन या लंबे समय की औसत वायुमंडलीय स्थिति, औसत वायुमंडलीय स्थिति को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। यहाँ पर अगर आप भूमध्य रेखा से बढ़ोगे किधर की ओर, ध्रुवों की ओर, तो अक्षांश से वृत्तों का आकार घटेगा कि बढ़ेगा। और इसी लाइन को मैं दूसरे तरह से बोल दूं कि ध्रुवों से अगर आप आओगे किधर की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, तो वृत्तों का आकार बढ़ेगा। मतलब वही है, लाइन भले ही दो तरह से बोली लेकिन मतलब तो वही है। ठीक है, तो अगर ये नहीं लिखवाइए तो ये भी लिखो। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर अक्षांशीय
वृत्तों का आकार घटता जाता है एवं इसका विपरीत। एवं इसका विपरीत का मतलब समझे, उस लाइन को अपोजिट कर दो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तो घटता जाता है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो बढ़ता जाएगा। तो पूरी लाइन मत लिखो, एवं इसका विपरीत। बात समझ में आई भाई? एवं इसका विपरीत की क्या लिखी जा रहे हो? अगर नहीं आए कोई बात समझ में तो पूछ लेना, सिर्फ लिखने का कोई मतलब नहीं है। आज तुम लोगों की शक्लें ठीक लग रही हैं, मतलब कल तो मर ही गए थे तुम लोग, आज जिंदा हुए हो वापस, इसलिए ठीक लग रहे हो। आज नहा के नहीं आए हो, कल नहा के नहीं आए थे। इस धरती को बचाने का जिम्मा और किसी का तो पता नहीं, लड़कों ने तो लिया हुआ है ही है, क्योंकि पानी बचाते हैं बहुत सारा। सेव वाटर सेव अर्थ, मदर अर्थ, धरती माता। चलो ध्यान दो। तो ये वाला मामला हो गया। अभी इससे आगे बढ़ जाएं तो एक नया, मतलब टॉपिक नया नहीं है पर इसी से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा। हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दिन, भारत की सबसे छोटी रात, भारत में ही अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात, या दक्षिण गोलार्ध की सबसे छोटी रात, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ध्यान देना। जिन्होंने अक्षांश ठीक से समझ लिया उनको तो दूर दूर तक कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसमें मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ये कौन सी लाइन है भाई साहब? भूमध्य रेखा। अब थोड़े से इनसे फ्रेंडली हो जाओ। ये कौन सी है? हाँ, ये कर्क, और ये ही है मकर। मेरे को ये सिस्टम सही लगता है। तुम लोग डिस्टर्ब नहीं होते, मुझे डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, फिर नहीं करेंगे डिस्टर्ब। मैंने एक डेफिनेशन कल भी बोली थी, क्या? वह स्थिति जब सूरज कहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। 4 शब्द बोले थे। ये सूरज है और ये अर्थ है, मान लो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, लंबवत चमक रहा है, लंब बना रहा है इस पर, समकोण पर या 90 डिग्री चमकता है, या देर तक चमकता है, उस स्थिति को हमने नाम दिया था क्या? विषुव। और विषुव नाम दिया तो विषुव की स्थिति के कारण इस रेखा को क्या नाम दे दिया हमने? विषुवत रेखा। तो नाम कहाँ से है वो पता लग गया। अब विषुव की स्थिति साल में होती 1 और 2 दिनों पर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे हैं जब सूरज बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच में चमक रहा है। भाई भूमध्य रेखा पर चमक रहा है तो इसका तो नाम ही भूमध्य रेखा है, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच चमक रहा है। अब अगर बीचों बीच चमक रहा है तो यहाँ से जो किताबों में लाइन लिखी हुई है ना, उसमें एक दिक्कत है दोस्तों। दिक्कत क्या है वो समझो। हम ये पढ़ते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि समान होती है। अब आप खुद ही सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ध्रुवों पे तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात भी होते हैं। भारत में कब देख लिया आपने 6 महीने की रात? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत यहाँ पर है, वहाँ पर तो है नहीं। तो ये पूरी लाइन क्या है ये समझो। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से चलो, मान लो ये कैमरे को आप 1 सेकंड के लिए, क्या कैमरे को मान लो आप ट्यूबलाइट है, और कोई ट्यूबलाइट अगर इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच में लगी हुई है, तो कोई व्यक्ति अगर 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर इधर बैठा है, और 3 मीटर की दूरी पर और 60 डिग्री के कोण पर इधर बैठा है, 3 डिग्री की दूरी और वो 3 मीटर की दूरी 60 डिग्री कोण पर इधर, और ऐसी स्थिति उधर है, तो सबके पास अगर ये एग्जैक्ट बीच में उजाला बराबर जाएगा, एग्री करोगे? लेकिन ये लाइट मेरे ज़्यादा पास है और वो लाइट आप लोगों के ज़्यादा पास है, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि उस लाइट से मेरे पास ज़्यादा उजाला आएगा, कम ही आएगा, और इस वाले से आप लोगों के पास कम आएगा। ये मामला है भाई। दूरी भी समान होनी चाहिए और कोण, एंगल भी समान होना चाहिए, डिस्टेंस एंड एंगल दोनों। इसको यूं समझो
कि यहाँ से कोई स्थान है भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में, उदाहरण के तौर पर 1000 किलोमीटर की दूरी पर, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, और एक कोई स्थान है ये भी 1000 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण गोलार्ध में, और ये भी कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है। तो भूमध्य रेखा से समान दूरी एवं समान कोण पर स्थित स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है, ये है पूरी लाइन। और लिखी हुई जो लाइन होती है वो ये होती है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि समान होती है। भाई कोई एक स्थान है जो यहाँ से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है, और कोई एक स्थान यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे अंतर हो, कैसे इन दोनों में उजाले का अंतर और चीज़ों का फैक्टर समान हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई सी डेट हो, ये हो और कोई हो, कैसे हो जाएगा? सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ से सूरज का उजाला इतना थोड़ी पहुँच जाएगा जितना इतने पास पहुँचेगा, और इतना पास नहीं पहुँचेगा। सूरज के उजाले के आधार पर ही तो हम दिन और रात तय करते हैं। सूरज का उजाला ज़्यादा देर तक रहेगा, गर्मियाँ आ गई, दिन लंबा हो गया। सूरज का उजाला कम देर तक रहा, सर्दियाँ आ गई, रात हो गई। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से समान दूरी एवं समान कोण पर स्थित स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। कौन सी दो तिथियों को? इस तिथि को। और इस तिथि को क्या कहा जाता है? इन तिथियों को विषुव कहा जाता है। अब भारत के संदर्भ में 21 मार्च को मुझे बस ये बता दो कौन सी ऋतु होती है? भारतीय महीनों के आधार पर चलने दो आपको, ये चारों भारतीय महीनों के आधार पर ही बात करेंगे। 21 मार्च को होती है बसंत, और स्थिति को बोल रहे हैं हम क्या? तो बसंत विषुव की स्थिति कौन सी तिथि पर होती है? 21 मार्च। क्लियर। और 23 सितंबर को होती है कौन सी? देखो ये आ रहा है अभी 23 सितंबर अभी। ठीक है, 23 सितंबर को सर्दियां, वैसे तो सही बात है, फालतू की बात है, कोई नहीं पड़ती, बंदी हो गई पढ़ना। क्लाइमेट चेंज इतना हुआ है कि सितंबर छोड़ो अक्टूबर में भी नहीं पड़ती। पिछली बार दिवालियाँ गर्मी में आ गई, एक तरह से ऐसा लग रहा था, गर्मी पड़ रही थी अच्छी खासी अक्टूबर नवंबर में भी। क्योंकि अब पहले सर्दियाँ जब जैसे आज के 5-7 साल पहले तक या 5 साल पहले तक भी आप स्कूल में पढ़ते थे 8, 9, 10th में, तो आपने देखा होगा उस टाइम जो सर्दियों की छुट्टियाँ आती थी, या हमारे टाइम पर जो छुट्टियाँ आती थी वो आती थी दिसंबर के लास्ट वीक की। अब आती है जनवरी तक चली जाती है। सर्दियाँ जनवरी में पड़ने लग गई, अब दिसंबर में सर्दी इतनी नहीं पड़ती, इतनी जनवरी में पड़ती है। छुट्टियाँ आगे खिसकाते चले गए वो। तो भाई 23 सितंबर को बोलते हैं हम क्या? शरद। शरद हल्की ठंड है, शीत तो फिर प्रॉपर ठंड है ही है। तो शरद विषुव की स्थिति कौन सी तिथि पर होती है? 23 सितंबर। और बसंत विषुव की स्थिति कौन सी तिथि पर होती है? यहाँ पर इतनी दिक्कत रहनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत आएगी यहाँ और यहाँ। इस चीज़ को समझो। देखो एक डेट है जब सूरज यहाँ पर सीधा चमक रहा है, मतलब कौन सी रेखा पर सीधा चमक रहा है? और अगर सूरज यहाँ पर सीधा चमक रहा है, मतलब कहाँ पर सीधा चमक रहा है? तो वह स्थिति जब सूर्य या तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर सीधा चमकता है, उस स्थिति को कहा जाता है क्या? अयनांत। और अयनांत की स्थिति के कारण ही कर्क और मकर रेखीय प्रदेशों को अयनवर्तीय प्रदेश भी कहते हैं। अब अयनांत आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आपने सुना होगा संक्रांति, मकर संक्रांति सुना है, कर्क संक्रांति। अब भारतीय महीनों के आधार पर तो मकर संक्रांति उसी समय पर आया करती थी, लेकिन फिर हम हो गए अंग्रेज, फिर हम आ गए जनवरी फरवरी पे, और अभी तक जनवरी फरवरी चल रहे हैं। फिर सारा मामला ऐसे होता है। अब जैसे क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को ही आता है, अंग्रेजी महीनों के आधार पर अंग्रेजी त्यौहार। वरना आप देख लो दिवाली है, दशहरा है, कोई भी है, वो हर बार कभी किस तिथि को आ रहे हैं, महीने बदल जाते हैं दिवाली में, तो कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में ज़्यादातर। ठीक है, तो इनको संक्रांति क्षेत्र भी बोला जाता है, संक्रांति काल भी बोला जाता है। भाई जब सूरज यहाँ से यहाँ जाएगा तो सूरज दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। और जब सूरज यहाँ से यहाँ को आ रहा है तो उत्तरायण हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। ये तो कहते हैं ना, आपने वो क्या बोलते हैं, महाभारत में सुना होगा भीष्म पितामह का, कि भाई जब देह त्यागूंगा, जब सूरज का हो जाएगा उत्तरायण हो जाएगा, तब यहाँ पर जाकर। तो वो वाला मामला, उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध में आना, और दक्षिणायन का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आना। बात समझो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेट की, जब सूरज कहाँ पर सीधा चमक रहा है? उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है। कब चमक रहा है भाई साहब? ये इस डेट पे। इस डेट का नाम क्या है? इस डेट का नाम ये रहा, 21 जून।
21 जून को सीधा चमक रहा है कहाँ पर? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा के साथ ही कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, मैंने बताया। इसका मतलब कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो भारत, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है मतलब भारत के भी बीचों बीच में चमक रहा है। और इसको व्यावहारिक तौर पर देखोगे तो और आसानी समझ में आ जाएगा। सूरज सीधा चमकेगा ये तो हम कल समझ चुके हैं, तो गर्मियाँ ज़्यादा ही पड़ेगी। सूरज सीधा ही चमक रहा है सर पे तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो ये डेट कैसी लगती है आप लोगों को? 21 जून को गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त वाली। और रीज़न क्या है अब समझ में आ रहा है क्यों पड़ रही है गर्मी? सूरज बिल्कुल ही सीधा चमक रहा है कर्क रेखा पे, और सूरज कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है, और कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजर रही है, इसलिए ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है। इसीलिए हमारे भारत में इस समय पर ही गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है। बात समझ में आ गई? यहाँ से बढ़ना शुरू होती है क्योंकि सूरज यहाँ से उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक आते आते पीक पे आ जाती है गर्मियाँ। मानते हो? मार्च, अप्रैल, मई और जून, जून के बाद फिर बारिश हो जाती है, और बारिश के बाद में फिर सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके ऐसे। ठीक है, तो 21 जून जब सूरज यहाँ पर सीधा चमक रहा है, वही चारों शब्द, वह स्थिति जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर सीधा, लंबवत, समकोण या देर तक चमके, उस स्थिति को ऐनांत बोलते हैं। अब ऐनांत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून को ही हो रही है, और 21 जून को जब हो रही तो 21 जून को क्या बोल देंगे हम इसको भारत के संदर्भ में? कौन सा ऐनांत? ग्रीष्म ऐनांत की स्थिति किस स्थिति पर होती है? 21 जून पर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, टोटल जो दिन की अवधि है वो तो इतनी ही रहेगी, ये तो 24 घंटे मतलब 23 घंटे 56 मिनट वैसे मान लो, ये तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। 21 जून को गर्मी, और गर्मियों में ये भी आप अच्छी तरह जानते हो दिन बड़े होते हैं, रातें क्या होती है? क्यों हो रहे हैं बड़े? इसलिए बड़े हो रहे हैं कि सूरज देर तक चमकता है, और सूरज का पृथ्वी के संदर्भ में देर तक चमकने का मतलब क्या हुआ? उजाला, और उजाले का मतलब दिन, और दिन का मतलब लंबाई। अगर दिन की बढ़ गई तो टोटल लंबाई ये तो इतनी रहेगी, इसकी लंबाई घटेगी, रात की लंबाई कम हो जाएगी, और रात की लंबाई कम हो जाएगी तो मान लो 21 जून के दिन फॉर एग्जांपल 15 घंटे का दिन रहा, तो रात की लंबाई अपने आप कितने घंटे रह गई? 9 घंटे रह गई। जो सबसे बड़ा दिन होगा ना उत्तरी गोलार्ध का, वो ही सबसे छोटी रात भी हो जाएगी उस स्थान की, क्योंकि दिन की लंबाई बढ़ गई तो किसकी लंबाई घट गई? रात की लंबाई कम हो गई। तो भारत का सबसे बड़ा या लंबा दिन कौन सा होगा? और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा या लंबा दिन कौन सा होगा? 21 जून। और भारत की सबसे छोटी रात भी कौन सी होगी? 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात भी कौन सी होगी? यही होगी, 21 जून। ठीक है, अब यहाँ 21 जून से लेकर लगभग 6 महीने यहाँ पर सूरज जब दक्षिणायन हो जाता है तो 22 दिसंबर को सूरज चमकने लगता है। यहाँ पर मैंने बताया था एक देश है यहाँ पर, इस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया बताया मैंने। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा दिन कौन सा होना चाहिए या सबसे बड़ा दिन, यही होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी सबसे ज़्यादा किस दिन पड़ रही होगी? 22 दिसंबर को पड़ रही होगी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे छोटी रात कौन सी होगी? अब सूरज आ गया दक्षिण गोलार्ध में, भारत रह गया उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ से यहाँ तक इसका ताप भी कम पहुँचेगा और उजाला भी कम पहुँचेगा। ताप कम पहुँचेगा इसलिए तो यहाँ पर पड़ने लग गई सर्दियाँ इस डेट पे, और उजाला कम पहुँचेगा इसलिए यहाँ पर दिन होने लग गए छोटे। इसलिए सर्दियों में आप क्या देखते हो? दिन होते हैं छोटे, रातें होती है बड़ी। लॉजिक समझ में आया क्यों हो रहा है? क्योंकि विपरीत गोलार्ध में चला गया है इसके। तो अब आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी रात कौन सी होगी? 22 दिसंबर। और भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। जो रात सबसे लंबी वही उस स्थान का दिन सबसे बड़ा, और जो जिस स्थान का दिन सबसे बड़ा वही उस स्थान की रात सबसे छोटी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा भाई? ऑस्ट्रेलिया की सबसे छोटी रात कौन सी होगी? भारत की सबसे लंबी रात कौन सी होगी? भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? भारत की सबसे छोटी रात कौन सी होगी? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कौन सी होगी? पहले से आराम है, ये वाला मामला है। कुल मिला के ये ही 4 डेट्स हैं, इन्हें मैं घुमा के पटक देता है। ये 22 दिसंबर को भारत के संदर्भ में बोलते हैं हम कौन सा ऐनांत? अगर मानसिकता होगी समझने की तो आएगा समझ में, और मन ही नहीं है समझने का तो फिर तो किसी का बाप नहीं समझा सकता। ऊपर से ऊपर वाला आके यूँ बोल देना मैं ऊपर वाला हूँ, नहीं मान रहा।
मत मानो, क्या ही हो सकता है उसका। तो बात समझ में आ गई? चाहो तो 2 मिनट में रिवाइज करूँ इसको, समझ लो वापस। देखो, वह स्थिति जब सूरज भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं क्या? विषुव। और विषुव की स्थिति के कारण ही भूमध्य रेखा को क्या भी बोला जाता है? विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुव की स्थिति साल में होती है कितने दिनों पर? 2 दिनों पर। पहला दिन कौन सा? 21 मार्च, और दूसरा दिन कौन सा? 23 सितंबर। अब इन दोनों दिनों पर क्या होता है? भूमध्य रेखा से समान दूरी और समान कोण पर स्थित स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि भी क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। तो 21 मार्च को हम भारत के संदर्भ में कौन सा विषुव बोलते हैं? बसंत विषुव। और 23 सितंबर को हम भारत के संदर्भ में क्या बोलते हैं? शरद विषुव। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम 21 जून पर, जब सूरज उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है। तो वह स्थिति जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस स्थिति को बोलते हैं अयनांत। और कर्क रेखा पर अयनांत की स्थिति कौन सी डेट पे होती है? 21 जून पे होती है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमक रहा होता है, सूरज लंबवत चमक रहा होता है। जो भारत का सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। भारत की सबसे छोटी रात है, उत्तरी गोलार्ध की भी सबसे छोटी रात यही हो जाएगी, क्योंकि किसी भी स्थान का जो दिन सबसे बड़ा होगा वही रात सबसे छोटी हो जाएगी। इसके बाद में लगभग 6 महीने बाद जब दक्षिणायन हो जाता है सूरज, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मध्य में चमकने लगता है। और वह स्थिति जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है उसे भी क्या कहते हैं? अयनांत। और यहाँ पर इस अयनांत को किस नाम से जाना जाता है? शीत अयनांत के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अयनांत की स्थिति कौन सी डेट पे आती है? यहाँ पर 22 दिसंबर पे आती है। 22 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे छोटी रात हो जाती है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता है और दक्षिण गोलार्ध की सबसे छोटी रात हो जाती है। ये ही 22 दिसंबर भारत की सबसे बड़ी रात हो जाती है और भारत का सबसे छोटा दिन हो जाता है, क्योंकि इस समय पे भारत में क्या होती है? सर्दियाँ होती है, और सर्दियों में रातें होती है बड़ी और दिन होते हैं छोटे। ये बोलने के लिए अपने आप में फोकस रहना पड़ता है, तो सुनने के लिए भी फोकस रहना पड़ेगा, वो चीज़ है। बाकी अगर समझोगे तो ठीक से आ जाएगा। शीत अयनांत की स्थिति होती है 22 दिसंबर को, ग्रीष्म अयनांत की स्थिति होती है 21 जून को। क्लियर है? अब इसको नए पेज पे बना दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से बना लो साथ में। कोई कंफ्यूजन रहे ना भाई 20 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। कल भी कहा था, आज बोल रहा हूँ। एक सेकंड बस। अब बताओ, ये लो। बिल्कुल, जैसे जैसे इक्वेटर से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, कोई से ध्रुव की ओर चल जाओ आप, तुलनात्मक दृष्टि से सर्दी पड़ती जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा है और उत्तरी ध्रुव पर कम सर्दी है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर कॉलोनाइजेशन ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर लोग ज़्यादा बस गए, तो लोग ज़्यादा बसे तो उद्योग धंधे भी ज़्यादा लगे, उद्योग धंधे ज़्यादा लगे तो फिर वहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ पर सर्दी। कब? डेट पे डिपेंड करेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है। ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को गर्मियाँ पड़ रही है। आप तो याद रख लो, जब भारत में गर्मियाँ हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ है, और जब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है तो भारत में गर्मी। ऑब्वियसली आप अभी भले गूगल पे चेक कर लो, यहाँ के और वहाँ के तापमान में दिन रात का अंतर आएगा। उसका कारण यही है ना, अभी जैसे अभी यहाँ पर अपने चल रहा है सितंबर, तो वहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट सितंबर से उल्टा चले जाओ, लगभग मोटे तौर पे मार्च, तो ठीक ठाक ऐसा मौसम चल रहा होगा। लेकिन जब यहाँ पर गर्मियाँ पड़ रही होगी, ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ पड़ रही होगी। इसको तो दूसरे तरीके से भी साबित कर सकते हैं। देखो अपन इसके तो साबित करने के इसलिए अपने पास तरीके हैं भाई। मैंने आपको बताया था ये भारत और ये ऑस्ट्रेलिया मानसून को चलते फिरते से कल हल्का फुल्का अपन ने बात की थी। वैसे ही यहाँ पर वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। भारत में गर्मियाँ पड़ रही है 21 जून को, इसीलिए तो सोचो ना 21 जून को गर्मियाँ पड़ रही है, उसके बाद बारिश आती है, क्योंकि गर्मियाँ पड़ी ढंग से और वायुदाब हो गया कम, तो प्रेशर कैसा हो गया? लो प्रेशर।
और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही है, सर्दियाँ, तभी तो क्या है यहाँ पर, और हवाएं चलती है किधर से किधर की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये फिक्स है, और इसलिए यहाँ से हवाएं चलने लगती है, बीच में है ये हिंद महासागर, पानी उठाती है यहाँ पर आकर गिरा देती हैं। सिंपल वाला मामला, कैसे भी पहुँच जाओ, पहुँचोगे उसी जगह पे, क्योंकि लॉजिक सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। बनाओ। अरे बस ये चीज़ ज़रूर अश्योर करते चलना है, मैं कम से कम कल से 5 बार बोल चुका हूँ कि जो लिख रहे हो ना, ये तय कर लेना मैंने वो ही लिखा है जो मुझे समझ में आ गया, उसके बाद ही लिखा है मैंने। सिर्फ लिखने का कोई मतलब बनता नहीं अगर समझ ही नहीं आ रहा था। अभी बना लिया, ठीक है, अभी लिखना शुरू करो, पॉइंट बना के लिखते जाओ। वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर, वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा लंबवत समकोण पर या देर तक, वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा लंबवत समकोण पर या देर तक चमकता है, विषुव कहलाती है। विषुव कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विषुव की स्थिति के कारण ही, विषुव की स्थिति के कारण ही विषुव की स्थिति के कारण ही भूमध्य रेखीय प्रदेश को, विषुव की स्थिति के कारण ही भूमध्य रेखीय प्रदेश को विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश को विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहा जाता है। विषुव की स्थिति के कारण ही भूमध्य रेखीय प्रदेश को विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, अगर तेज लिखा रहा हो तो बता देना भैया ना, धीरे लिख लेंगे। विषुव की स्थिति में ये वाली लाइन है ना, ये जितना भी आज का टॉपिक समझा इसमें सबसे ज़्यादा कैची लाइन है, तो पूरे अटेंटिवनेस के साथ में लिखना, और अगर ये लाइन समझ में ना आए तो मेरे को दोबारा टोकना, दोबारा समझाऊंगा, बिना समझे मत आगे बढ़ना प्लीज़, क्योंकि ये लाइन और कोई सा भी टॉपिक, यही टॉपिक नहीं, उस टॉपिक को समझे बिना आगे बढ़ जाओगे ना, फिर आगे के टॉपिक्स में दिक्कत आती है। अब तुम लोगों को दिक्कत आएगी, वो मेरे जीव का फंदा कुल मिला के बात ही है, तो मैं वो चाहता ही नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं समझ में आएगा फिर वहाँ सर खो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। उससे अच्छा यहाँ पे समझते हुए ही आगे बढ़ो उसको, ठीक है। तो लिखोगे विषुव की स्थिति में भूमध्य रेखा से समान दूरी एवं समान कोण,
विषुव की स्थिति में भूमध्य रेखा से समान दूरी एवं समान कोण, ये दोनों एस्पेक्ट्स बराबर होने चाहिए। क्या? दूरी भी और कोण भी। भूमध्य रेखा से समान दूरी एवं समान कोण पर स्थित स्थानों पर, समान दूरी एवं समान कोण पर स्थित स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि भी समान होती है। समान दूरी एवं समान कोण पर स्थित स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि भी समान होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई है? पढ़ के देख लो इस लाइन को, अगर ना समझ में आए तो वापस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा दूंगा। बात इतनी सी बोली है, भूमध्य रेखा से समान दूरी है, समान कोण है, और इन दोनों स्थानों पर दिन और रात का टाइमिंग वही है, जो यहाँ है वो यहाँ है, यही बात है। क्लियर? नहीं, कैसे हो सकता है? सोचो भाई, यहाँ से हम 1000 किलोमीटर है, यहाँ से हम 200 किलोमीटर है। अब सूरज का मतलब लाइट से समझ लो आप, सीधा सीधा कोई ट्यूब लाइट है, जितना उजाला ये यहाँ करेगी उतना उजाला यहाँ पे नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नहीं कर सकती। ठीक है, अगला पॉइंट, विषुव की स्थिति वर्ष में 2 तिथियों पर होती है। विषुव की स्थिति वर्ष में 2 तिथियों पर होती है। विषुव की स्थिति वर्ष में 2 तिथियों पर होती है। और अब ये लिख लो, देखो इसमें कंफ्यूज होने के लिए बहुत कुछ है, ऑप्शन ये ही 4 आएंगे और गिनती बन जा रही पूरी 21, 22, 23। 2 में तो तारीखें सेम है, 21 और यहाँ पर 21। 2 में महीने एक जैसे साउंड करते हैं, सितंबर, दिसंबर, और वैसे भी 21, 22, 23। तो कन्फ्यूज़न अच्छा खासा रहेगा अगर लॉजिक को नहीं समझा तो। भाई आप एक चीज़ समझो, इन चारों तारीखों में से गर्मी सबसे ज़्यादा कब पड़नी चाहिए? जून में, ये हो गया ग्रीष्म विषुव। इन चारों तारीखों में से सबसे ज़्यादा सर्दी कब पड़नी चाहिए? हो गया ये शरद वाला। ठीक है, तो वैसे वैसे याद रख लो, लॉजिकली समझोगे तो अभी वहीं पे पहुंचोगे। हाँ, वैसे मान लो बहुत तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगभग 6 महीने, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने, और ये 3-3 महीने सारे, वही बात है। कैसे भी समझ लो। और ये चक्कर सूरज नहीं काट रहा है, तो आपकी सुविधा के लिए बताया, चक्कर तो धरती काट रही है सूरज के। ठीक है, ये वाला मामला है। अब लिखोगे, वह स्थिति जब सूर्य, वह स्थिति जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर, वह स्थिति जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर सीधा, वही चारों शब्द लिखो, वह स्थिति जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर सीधा, लंबवत, समकोण पर या देर तक, सीधा, लंबवत, समकोण पर या देर तक चमकता है। वह स्थिति जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर सीधा, लंबवत, समकोण पर या देर तक चमकता है। ये ऑब्लिक नहीं बोल रहा हूँ बीच में, लेकिन बनाना है ऐसा करके, चमकता है, क्या कहलाती है? अयनांत कहलाती है, अयनांत कहलाती है। अगला पॉइंट, अयनांत की स्थिति के कारण ही, अयनांत की स्थिति के कारण ही कर्क एवं मकर रेखीय प्रदेशों को, कर्क एवं मकर रेखीय प्रदेशों को, अयनांत की स्थिति के कारण ही कर्क एवं मकर रेखीय प्रदेशों को अयनवर्तीय, लिखा हुआ है बोर्ड पे,
अयनवर्तीय प्रदेश कहा जाता है। अयनांत की स्थिति के कारण ही कर्क एवं मकर रेखीय प्रदेशों को अयनवर्तीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अयनांत की स्थिति वर्ष में 2 तिथियों पर होती है, और सारे भारत के संदर्भ में बताने आपको। अयनांत की स्थिति वर्ष में 2 तिथियों पर होती है। लिख लो इसको। अब इसके बाद में जो लाइन लिखूंगा वो लाइन में लिखूंगा, आंसर आप लोग ही दोगे, टिप के देना है यहाँ से आंसर। ओ भाई, ज़्यादा ही मामला साफ हो गया। हटाओ, अगले पेज पे जाएंगे। ध्यान दो, लिखना शुरू करो साथ में। एक में 2-2 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं। उत्तरी गोलार्ध एवं भारत हो गए 2 क्वेश्चन, वहां पर दोनों आएंगे, कोई जरूर नहीं है, एक ही आएगा। भारत का सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध का, एक में लिख लो। हाँ भाई साहब, उत्तरी गोलार्ध या भारत का सबसे बड़ा या लंबा दिन, यहाँ देख लो। पक्का, किसी कन्फ्यूज थोड़ी हो रहे हैं भाई, सब आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 जून। अगर ये जो डायग्राम बनाया वो समझ में आ गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। हम्म, 21 जून, बढ़िया। फिर चलो डंडना डंडन। ये लो, टिप लो। 22 कन्फर्म, मतलब कंफर्म 22। बताओ भाई, 22 दिसंबर पक्का। देखो, मैं बार बार आप लोगों को वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ लिखना मत, इस चीज़ को समझना कि समझ में आ जाए उसके बाद लिखना, वो दिक्कत है वरना फिर। ये और लिख लेते हैं, इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। बाईस दिसंबर लॉजिकली समझते हो तो आंसर अपने आप से आ जाता है। टीचर आधी लाइन लिखता है तभी भी पता रहता है क्या लिखवाएगा।
21। इस वाले लाइन में कंफ्यूजन लग रहा है तो देखो वापस एक बार लिख लो, फिर इसको बता भी दूंगा। हाँ लिख लो। कंफ्यूजन तुम्हें लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, मैं तो कन्फर्म हूँ। लिख लिया? दो मिनट में वापस इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, समझ लो एक बार। लिख लिया ना भाई सबने? देखो साफ सिंपल सा मामला है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर सूरज सीधा चमक रहा है 2 तारीखों पर। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। अब जब धरती के बीचों बीच में चमक रहा है तो दोनों तरफ उजाला समान दूरी समान कोणों पे बराबर करेगा, और इसीलिए हम ये कह देते हैं सादा भाषा में कि संपूर्ण पृथ्वी पर होता है। इन रियल जो होता है वो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मामला समझा चुका हूँ। विश्व की स्थिति साल में 2 डेटों पे होती है, और ये 2 डेट कौन सी? ये रही। अगर बसंत को बोलेंगे 21 और 23 सितंबर को होता है शरद विषु। इसमें तो कोई ज़्यादा लेना देना दिक्कत वाली है नहीं। बात कर लेते हैं, जब सूरज यहाँ पर उत्तरायण होने लगता है तो पहुँच जाता है 21 जून को ये कहाँ पर? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर जब सीधा चमकेगा तो देर तक चमकेगा, सीधा चमकेगा तो तापमान भी ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा रहेगा तो भारत भी यहीं पर पड़ता है, तो भारत में भी तापमान बढ़ने लगता है मार्च से लेकर और जून तक। इस वाले टाइम पीरियड में भारत में तापमान बढ़ता है। देख लो आप भले, मार्च अप्रैल मई जून आने के बाद इतना पीक पे पहुंच जाता है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से जो ये बीच में हिंद महासागर, यहाँ से पानी उठाकर हवा यहाँ तक आ जाती है और बारिश हो जाती है। ये वाला मामला है। यहाँ 21 जून है। 21 जून क्योंकि सूरज सीधा चमक रहा है भारत और उत्तरी गोलार्ध में, और सीधा चमक रहा है के साथ में मैंने एक शब्द और लिखवाया है, क्या चमकता है? देर तक। और सूरज देर तक चमकेगा तो इसका मतलब उजाला भी ज़्यादा देर तक रहेगा, और ज़्यादा देर तक रहेगा इसलिए आप देखते हो कई बार गर्मियों में 7, साढ़े 7, पौने 8 बजे तक भी उजाला रह जाता है हल्का हल्का सा। ठीक है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि गर्मियों में दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और रातें क्या होती है? छोटी, क्योंकि सूरज ज़्यादा देर तक उगा हुआ है, चमक रहा है, इसका मतलब ज़्यादा देर तक उगा हुआ है। ज़्यादा देर तक उगा हुआ है मतलब यहाँ पर क्या पड़ रही है? गर्मियाँ पड़ रही है, ज़्यादा देर तक चमका, और दिन बड़ा हो गया यहाँ पर गर्मियों में, तो रातें अपने आप क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 21 जून। इसके बाद में लगभग 6 महीने के बाद आ जाएगा ये कहाँ पर? दक्षिण गोलार्ध में चमकने लगेगा। कहाँ पर? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर चमकेगा, लेकिन भारत रह गया विपरीत गोलार्ध में। यहाँ से लेकर यहाँ तक ताप भी कम पहुँचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उजाला भी कम पहुँचेगा। इसलिए 22 दिसंबर को भारत में क्या पड़ने लगती है? एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर मानसून है। मानसून पड़ जाता है। देखो मानसून के पहले गर्मियाँ होती है, एक आध बारिश होती है, जब तक थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, उमस हो जाती है। लेकिन जब 10, 5, 15 दिन 20 दिन बारिश हो जाती है ना अच्छी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे गर्मी दब जाती है, और फॉर द टाइमिंग सर्दी पड़ने लगती है। अभी जैसे हल्की फुल्की है, दीपावली आने तक और थोड़ी तेज़ हो जाएगी, और दिसंबर ख़त्म होते होते अच्छी सर्दी पड़ने लगेगी। तो उसका एक रीज़न तो वो होता है। दूसरा फिर सूरज भी अपनी जगह बदल रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इसका ताप अपने आप ही पहुँचना कम हो गया है, और ताप यहाँ पर पहुँचना कम हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी सूरज यहाँ पर है, समझ रहे हो आप लोग, सितंबर है, और ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो ये भारत में तापमान और कम होता जाएगा। और इसी वजह से 22 दिसंबर आते आते क्या होगा? 22 दिसंबर आते आते भाई साहब ये हो जाएगा कि यहाँ पर तापमान सबसे कम पहुँचेगा इस डेट को, और उजाला भी सबसे कम पहुँचेगा इस डेट को। और इसलिए हम बोल देते हैं 22 दिसंबर भारत समेत पूरे उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात है, क्योंकि पड़ रही है क्या? सर्दियाँ। और सबसे छोटा दिन भी हो जाएगा कौन सा? 22 दिसंबर। रीज़न
क्योंकि रात बड़ी हो गई तो दिन अपने आप में क्या हो जाएगा, छोटा। ये वाला मामला है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो, नया टॉपिक तो मैं कल ही शुरू करूँगा, और नया टॉपिक क्या रहेगा, देशांतर में 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो ये चीज़ आप वो रखना कि इंडिया के 5-5 मैप तो आप ले आओ, पॉलिटिकल वाले, ठीक है, 5-5 मैप ले आओ, काम आएंगे वो। यहाँ से जो मैं दूंगा वो दूंगा ही, पर 5 मैप 5 रुपये के आते हैं, मतलब क्या ही दिक्कत है उसमें, इतने में कोई बर्बाद हो रहा हो तो मुझसे ले जाना। और उसमें भी आ चुके हैं मेरे पास मांगने, नहीं है मेरे पास 5 रुपये दे दो, मैप लाऊंगा, ठीक है। तो 5-10 मैप ले आओ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मैं इतना गारंटी ज़रूर दे रहा हूँ कि ये 5-10 मैप्स पे से पूरी ज्योग्राफी यहीं से मैप से ही चलेगी। और मैप के बिना ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता। डायग्राम, मैप, ये चलते चलते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो रहेगा। आपकी क्लास कितने बजे तक होती है?